Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and I am your मैथ्स टीचर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप अपने वालिदैन, बच्चों और अपने छोटे बहन भाइयों का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल वक्त है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का इनका ख्याल रखें। तो इसी मैसेज के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम अपने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, हमने 1 चैप्टर स्टार्ट किया है, 1.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू है। तो इंशाल्लाह हम 1.1 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमने रह गया था उससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर स्टडी की थी। फिर उनसे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी इसको कंटिन्यू किया था। और फिर उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्टली यहाँ ऑब्जेक्टिव लेवल के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, एक एग्जांपल 6 का एक पार्ट था, उसको प्रूव किया था। वो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस एग्जांपल को करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे थे जिनसे हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डील हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर हमने 4 और 5 यहाँ तक हमने 1.1 एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर के अंदर काम किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको एज ए असाइनमेंट बताया था कि आप लोग इसको ट्राई करें। तो होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। तो अगर किसी से कुछ ना भी हो तो 1-2 पार्ट मैं रिवाइज़ करता हूँ उसके, और फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 9 है हमारा। ऑब्जेक्टिव हमारा आज का क्या है कि हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। रियल नंबर से रिलेटेड हमारी 1.1 एक्सरसाइज है और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमारी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर है वो मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 1.1 यहाँ से हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट पार्ट, 4 + 16x / 4। इसको क्वेश्चन की डिमांड देख लें क्या है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अच्छा, 1.1 एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए, 5 आ जाए, जस्टिफाई स्टेप ना लिखा हो, आपने फिर भी जस्टिफाई ईच स्टेप करना है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी हैं उन्हीं को ही हमने यूज़ करना है कि इस स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, इस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, इसको फॉलो करके हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट अगर आप कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ का कोई नाम नहीं लिखेंगे तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, ये इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट पार्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो था उसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड थी, राइट साइड थी। तो लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड जनरेट कर रहे थे, तो वो हम आइडिया हो रहा था कि राइट साइड में हमें ये आंसर चाहिए, तो हम उसको अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब यहाँ सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। उसको ज़हन में रखें और इस पर जितनी भी सिंप्लीफाई हो सकती है इसको आप लीस्ट फॉर्म में शिफ्ट करें। तो स्टार्ट क्या होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1। इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1। और ये हमने पढ़ा है कि ऐसा हमें प्रॉपर्टी में इजाज़त है कि 1 से हम जिसको भी मल्टीप्लाई करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा 4 × 1 हम 4 को लिख सकते हैं, प्लस 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं ओवर 4 × x। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो आगे आप हिंट दे दें कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की है एंड प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड प्रोडक्ट रूल, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो गई, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल यूज़ हो गया।
इसके बाद आप देखें कि न्यूमरेटर से 4 कॉमन आ सकता है, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेना, अंदर एडिशन हो रहा है, 4 कॉमन है, तो ये हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो हमें इस बात को इजाज़त देती है कि ऐसे आप लिख सकते हैं। देन 1 + 4x, ये 4, इसको हम 4 × 1/4 की शक्ल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये 4 है और ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको हमने 1/4 के पैटर्न पे लिख लिया। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में 1 + 4x लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल यूज़ तो आपका 1 + 4x जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने ये जो है वो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। फिर आप दोबारा देख लें, एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 4 को 4 × 1 लिख लें, 16 को हम स्प्लिट करके 4 × 4 लिख सकते हैं। देन हमें प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की मदद से हमें ऐसा करना पड़ा। उसके बाद हमने 4 को कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो 4 डिवाइड हो रहा था इसको हमने इस 4 के साथ अरेंज कर लिया। 4 × 1/4, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और 1 + 4x, 4 से आपसे मिले कैंसिल हो गया। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन में हमें ये अलाउ है कि अगर आप सेम वैल्यू ऊपर और नीचे वैल्यू आ जाएं तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 1 + 4x इज़ योर फाइनल आंसर। हर स्टेप के बाद ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये बताना ज़रूरी है, फिर ही इस क्वेश्चन के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकेंड और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड और थर्ड पार्ट। इनमें से मैं कोई एक पार्ट कर देता हूँ, दोनों का एक ही मेथड है और एक आप उसको कंटिन्यू करें। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। 1/4 + 1/5 1/4 - 1/5। हमने इसको कंटिन्यू करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें, जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो आइडिया क्या है कि आपने न्यूमरेटर में पहले देखना है कि एलसीएम क्या बनता है इसका। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमने एलसीएम यहाँ लेना नहीं है, लेकिन सिर्फ आइडिया लेना है उस एलसीएम का। तो एलसीएम का तरीका क्या है कि अगर 2 डिफरेंट वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 × 5 20, इसका मतलब 20 इसका एलसीएम बनता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। लेकिन हमें एलसीएम नहीं फाइंड करना, हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन ये जो 1/4 है, इसमें 20 लाने के लिए डिनोमिनेटर में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस वैल्यू की कमी है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बन जाता है एंड दैट इज़ 5। तो इसका मतलब है कि आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। प्लस यहाँ 20 लाने के लिए 4 की ज़रूरत है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये रिपीट करें, 1/4 है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, माइनस साइन, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। अब हमने बताना है कि ये जो हमने स्टेप में ये जो खुद से मल्टीप्लाई किया है, ये किसने इजाज़त दी है हमें ये प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए। उतनी देर आप नोट कर लें, आप इसको इतने स्टेप को नोट कर लें। आई गिविंग यू टाइम। जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ यूज़ की है वो साथ बतानी होगी आपने। तो यहाँ हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमने इस स्टेप पे यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इनको प्रोडक्ट कर दें, 5/20 प्लस 4/20, डिनोमिनेटर में भी 5/20 माइनस 4/20। क्लियर? होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप।
फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर एक दफ़ा देख लें। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना था जस्टिफाइंग ईच स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने देखना है कि इनका एलसीएम क्या बनता है। 20 जो बन रहा था वो एलसीएम डायरेक्ट नहीं लिखना, उसके लिए आपने देखना है कि फर्स्ट टर्म को 20 करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो 5 की। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड। सेकेंड टर्म को किसकी ज़रूरत है, 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये रिपीट हो गया। ये किस प्रॉपर्टी ने इजाज़त दी है हमें, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ने हमें इजाज़त दी है कि आप ज़रूरत के तहत एक नंबर से मल्टीप्लाई और उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ओरिजिनल क्वेश्चन को फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, 5 1s are 5, 5 4 20। तो ये किसने इजाज़त दी है हमें ऐसा करने की, रूल ऑफ प्रोडक्ट ने। वो आप आगे मेंशन कर दें कि यहाँ रूल ऑफ प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, वो आपने मेंशन कर देना। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 1/20 प्लस 4 इंटू 1/20 डिवाइडेड बाय, इसको भी सिमिलरली ऊपर वाले प्रोसीजर में ही रिपीट करें। अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट, कि आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1/20 कॉमन आ जाएगा, दोनों में मौजूद है। 5 माइनस 4 1/20 डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ गया, और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपने आगे मेंशन कर देनी है। यहाँ तक बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्लास में भी हमने ये स्टेप्स यूज़ किए हैं, तो आपने केयरफुली रह के इन चीज़ों को आपने नोट करना है। तो 5 इंटू 1/20 लिख लिया, 4 इंटू 1/20। इस प्रोसीजर को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूल ऑफ प्रोडक्ट है, आप मल्टीप्लाई कर लें या स्प्लिट करके लिख लें, एक ही बात है। फिर 1/20 को कॉमन ले लें, 1/20 न्यूमरेटर से भी कॉमन, डिनोमिनेटर से भी कॉमन, और आपके पास ये स्टेप रह गया। नेक्स्ट 5 प्लस 4 ये हमारा 9 हो गया, 5 माइनस 4 ये हमारा 1 हो गया। 1/20 समझे कैंसिल आउट हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं करके दिखाना आपने। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है, जिसकी बेस पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। और ये हमें इजाज़त देता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि a/b कैन ऑल्सो बी रिटन एज KA/KB। तो ये समझिए इस फॉर्म में लिखा है, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया कि k जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा था उसको हमने स्किप कर दिया, और बाकी आपका 9/1 जो रह गया, दिस इज़ 9। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 1.1 है, और उसका फर्स्ट पार्ट एक मैंने कंप्लीट किया और एक सेकंड पार्ट में जो जो प्रोसीजर यूज़ हुआ है, जो जो प्रॉपर्टीज़ जिस सीक्वेंस में यूज़ हुई हैं, थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपने यूज़ करनी है। बस ये नंबर्स की जगह वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, ABCD, तो वो उसका भी प्रोसीजर वही होगा कि जो एलसीएम बनता होगा वो एलसीएम नहीं आपने लेना, लेकिन आपने वो एलसीएम की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो जो भी जिसकी ज़रूरत होगी उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको पूरा करेंगे, और आगे सारा प्रोसीजर यही रिपीट करेंगे। तो जो थर्ड पार्ट है, इट्स योर होम असाइनमेंट। ये जब जैसे ही हमारा इंशाल्लाह इस क्रिटिकल सिचुएशन से हम निकलेंगे और स्टूडेंट टीचर हमारा जो इंटरेक्शन होगा, तो जो असाइनमेंट्स मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान बता रहा हूँ वो आपसे मैं चेक किया करूँगा। ओके, होपफुली आप साथ साथ उनको नोट करें। फिर मैं एक और चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपके माइंड में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने उनको आप नोट करते रहें, अपने डेट वाइज उनको नोट करते रहें साथ साथ, और फिर उसको आके टीचर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें, ताकि आपके अंदर जो माइंड की जो क्लैरिटी है वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बन सके। ओके, गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और थर्ड पार्ट जो है वो आपकी असाइनमेंट होगा, वो आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। सो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा। होपफुली आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है 1.1 एक्सरसाइज में। लास्ट पार्ट उसका हम जो है वो कंप्लीट करते हैं। प्रोसीजर उसका भी ऐसे ही है, लेकिन एक दो स्टेप उसमें थोड़े से चेंज आपको नज़र आएंगे, इसलिए वो मैं खुद करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। सो 1/a minus 1/b डिवाइडेड बाय 1 minus 1/a into 1/b। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ओके, फिर वही आइडिया आपने यूज़ करना है कि न्यूमरेटर के अंदर अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या बनता है। तो अल्फ़ाबेट्स आ जाएं तो दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। लेकिन हमें एलसीएम डायरेक्ट नहीं लिखना, हर टर्म में जो एलसीएम की वैल्यू बनती है वो कंप्लीट करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो ए बी इसका एलसीएम बनता है, फर्स्ट टर्म में बी नहीं है तो हमने इसको बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर दिया, माइनस इस टर्म के अंदर बी मौजूद है, ए नहीं है, तो हमने इसको a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दिया 1/b एज इट इज़ डिवाइडेड बाय। अच्छा, फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाए। अब इन दोनों का एलसीएम, एक टर्म 1 है, एक -1/ab है, तो इन दोनों का एलसीएम भी ab बनता है। तो ab एलसीएम हमें रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट टर्म के अंदर तो ab डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है कि ab से ही मल्टीप्लाई और ab से ही डिवाइड। हम 1 को ab.1/ab की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस ये 1/ab एज इट है। इस टर्म में हमने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने ये बताना है कि ये सारा जो काम आपने किया है ये किस प्रॉपर्टी की बेस पे किया है, किस प्रॉपर्टी ने आपको ये अलाउ किया है कि आप ऐसा कर सकें। तो अगेन गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको कंप्लीट करने के लिए स्टेप को। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए ऑनवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा b/ab माइनस a/ab डिवाइडेड बाय ab/ab माइनस 1/ab। तो ये लिख लें, ये रूल ऑफ प्रोडक्ट है। रूल ऑफ प्रोडक्ट में हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सेपरेट कर लें, b इंटू 1/a, a इंटू 1/b, ab इंटू 1/ab माइनस इसको 1/1/ab। ये भी अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट ही है कि वैल्यू जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी हम उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। देन 1/ab न्यूमरेटर से भी कॉमन और 1/ab डिनोमिनेटर से भी कॉमन, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर वही गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को यूज़ कर लिया कि जो k दोनों तरफ डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो अगेन ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की वजह से हमारा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, इसलिए हमारा यही इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आई रिपीट, मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि 4th पार्ट है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी लिख लें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। तो क्वेश्चन क्या था कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना था और आइडिया क्या यूज़ करना है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो ये ए बी बनता है। ए बी एलसीएम हमने डायरेक्ट लिखना नहीं है, हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, इसलिए फर्स्ट टर्म में जो कमी है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें ए बी बनाने के लिए। तो बी की कमी थी, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड। यहाँ ए की कमी थी, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड। डिनोमिनेटर में इस टर्म को ए बी की ही सारे की कमी थी, तो ए बी से मल्टीप्लाई ए बी से डिवाइड, और ये हमने जस्ट प्रोडक्ट कर दिया। तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ने इस बात के लिए हमें अलाउ किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद हमारे पास ये स्टेप बन गया, रूल ऑफ प्रोडक्ट बन गया। फिर हमने इसको b इंटू 1/ab लिख लिया, अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट, हर टर्म को सेपरेट कर लिया। उसके बाद 1/ab डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से कॉमन निकाल लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस बात को अलाउ है कि आप कॉमन ले सकते हैं। और फिर 1/ab आप समझ कैंसिल आउट हो गया यूजिंग गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो b माइनस ए ओवर ab माइनस 1 ये हमारी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है। तो ये हमारा आंसर है।
अब आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें। आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड और 1 मिनट, आप इसको नोट डाउन करें और उसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपने बड़े तहम्मुल मिजाजी से आराम से, आप देख रहे हैं कि कोई डेली का इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है। 2-3 क्वेश्चन जो हैं और साथ कुछ थ्योरी की 2-3 डेफिनेशंस अभी स्टार्ट में इसी तरह चल रहा है। तो इतना आपको डेली बेसिस पे टाइम देना है इस सब्जेक्ट को कंप्लीट अगर आप करना है, इस सब्जेक्ट पे आपने ग्रिप अगर हासिल करनी है तो आप लोगों को इतना टाइम इसको रोज़ आपको देना पड़ेगा कि जो काम आपको यहाँ लेक्चर में करवाया जा रहा है आप डेली बेसिस पे अगर उतना ही अच्छी तरह उसको नोट डाउन कर लें, अपने हैंड आउट्स बनाएं, तो आप ज़रूर इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और आपके लिए ये फ़ायदा भी होगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, हमने 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1.1 एक्सरसाइज हमारी रियल नंबर्स से रिलेटेड है, उसको हमने आज के लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम में 1 चैप्टर की जो वेटेज है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 1 चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और 1 MCQs यानी 3 × 2 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 ऑब्जेक्टिव आएगा। 7 मार्क्स की वेटेज 1 चैप्टर की है। इन 7 मार्क्स में से 1.1 एक्सरसाइज का जो कंट्रीब्यूशन है पेपर के अंदर, वो आप ये समझ लें कि मैक्सिमम 1 शॉर्ट क्वेश्चन या 1 ऑब्जेक्टिव, तो इतने लेवल का ही जो इसका वेटेज है। मोस्टली 2 शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आया है कि 1 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके साथ 1 ऑब्जेक्टिव तकरीबन जो है वो 1.1 एक्सरसाइज से आ जाता है। तो यानी आपने 3 मार्क्स के लिए ये जो आपने 1.1 एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड थ्योरी की है, तो ये आपकी 3 मार्क्स की थ्योरी है। इसको ये मत सोचें कि ये 2-3 नंबर है, 1-1 नंबर हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको उन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारा आज के लेक्चर का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह लिखा जाता है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इनको कैसे ऐड करते हैं, इनको कैसे मल्टीप्लाई, यानी वो सारे ऑपरेशंस जो हमने रियल नंबर्स में पढ़े हैं कि हम नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे उनका स्क्वायर लेते हैं, कैसे उनका क्यूब लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो रियल नंबर्स में हमने पढ़ी थी वो हमने अब देखनी है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी वो एग्जिस्ट करती हैं और वो कैसे फाइंड की जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी है। तो चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। हाउ वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने डेफिनेशन उसकी जो है वो कैसे, बुक के ऊपर बड़ी क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है, वो मैं आपको वहाँ पेज नंबर और चीज़ें बता दूँगा। आप सिर्फ इनको ध्यान से दिल लगा के इनको समझें। बुक के ऊपर बड़ी डिटेल से ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने वहाँ बुक से ही प्रिपेयर करनी है। ओके, अभी आपने सिर्फ इनको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे रियल नंबर्स थे उसमें हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर हमें मिले, फिर ज़रूरत के तहत हमें होल नंबर पे पहुंच गए, फिर और ज़रूरत पड़ी तो हम इंटीजर्स पे चले गए, नेगेटिव की ज़रूरत पड़ गई, फिर हमें फ्रैक्शन में ज़रूरत पड़ गई, फिर हमें स्क्वायर रूट में ज़रूरत पड़ गई। तो ज़रूरत के तहत डेली लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको सॉल्व करते हुए हमें नेगेटिव रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ गई, कहीं फ्रैक्शन में रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ गई। तो ये सारे नंबर ज़रूरत के तहत जो है वो ईजाद हुए हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी तरह ज़रूरत के तहत जो है वो ईजाद किए गए हैं।
कि जब कुछ आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं डेली लाइफ के अंदर, कुछ और फील्ड्स ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो ऐसी इक्वेशंस जनरेट हो गई कि जिनके रिजल्ट्स हमें रियल लाइफ में रियल नंबर्स में मिल नहीं रहे थे, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर जो है वो जो नंबर जनरेट हो रहे थे उनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट किया और उनको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया और फिर उनको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी। तो ये किस तरह के नंबर होते हैं, कैसे आप देखेंगे कि ये 5-7 नंबर लिखे हैं तो इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा लिखा हुआ है, आपको कैसे पहचान करनी है। जैसे आप रियल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर के अंदर आप पहचान कर लेते हैं कि ये p/q में होगा तो ये रैशनल है, स्क्वायर रूट होगा परफेक्ट नहीं है तो ये इरैशनल नंबर है, पाई लिखा है तो ये कौन सा नंबर है। आपने ये सारी चीज़ें मेमोराइज की हुई हैं कि इन नंबर को कैसे पहचान हमने करनी है। तो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ नंबर्स को देख के आप ये कैसे पता करेंगे कि ये वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिए आपको उसकी डेफिनेशन जो है उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ और फिर आप उसको जज करके आप आगे ये बताया करेंगे कि हाँ जी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या ये नहीं है। सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, आपने नंबर्स के पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, मैं ज़रा शॉर्ट टाइम के लिए ये लिख रहा हूँ। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो इस पैटर्न का होगा, उसमें 2 टर्म्स होंगी, एक नंबर के अंदर 2 टर्म्स होंगी, एक टर्म सिंपल लिखी होगी, एक टर्म में आयोटा मौजूद होगा। 2 टर्म्स होना ज़रूरी है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो x और y हैं ये कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और नंबर्स होंगे तो रियल नंबर में से ही ये लेने हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले जो हमारे पास सेट जनरेट हो चुका है एंड दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सारी वैल्यूज रियल नंबर से लेंगे। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और जो आयोटा है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगी। तो यहाँ से देख लें आप कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ये रियल नंबर में मौजूद नहीं था, इसलिए नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हमने एक नया नाम आयोटा, एक सिंबल दे दिया है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आयोटा हमने एक अपनी कन्वीनियंस के लिए ये उसको एक नाम दे दिया गया है, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो बेसिकली ये नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट है। जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आएगा तो वो आयोटा में शिफ्ट करना पड़ेगा आपको उसको, और उससे वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्वेश्चन। सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस is called complex number and it is denoted by कैपिटल Z। यहाँ हम इस स्टेज पे हम पहली दफ़ा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर को एक अल्फ़ाबेट से रिप्लेस किया करेंगे एंड दैट नेम इज़ Z। तो कैपिटल Z जो है वो हम नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया करेंगे, स्मॉल z के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो आप इसको अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ द फॉर्म दिस फॉर्म ऑफ नंबर इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी इस शक्ल में आपको नज़र आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। x और y रियल नंबर से वैल्यूज़ लेनी है और आयोटा की डेफिनेटली वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नॉर्मली z से रिप्रेजेंट किया करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो z1, z2, z3, मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 3 + 4 आयोटा, इसको z1 कह दिया और एक और की ज़रूरत पड़ रही है तो z2 कह देंगे, 4 - 4 आयोटा। तो इस तरह आप इनको z1, z2 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है, 3, 4, 5 की, और एक है तो फिर z से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस x y रियल नंबर, आयोटा बिलोंग्स टू आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ नोटेड बाय z। एग्जाम्पल दे देंगे आप, 5 - 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 - 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर आप नेम रखना चाहते हैं तो z1 कह दें इसको, और इसको आप z2 कह दें। एक और एग्जांपल देंगे तो z3 कह दें। 1/2 - 5/4 आयोटा। तो etc, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 टर्म्स होनी चाहिए,
एक टर्म विदाउट आयोटा और एक टर्म में आयोटा प्रोडक्ट हो रहा हो, इस पैटर्न के जो भी नंबर होंगे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? तो फर्स्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि हाउ वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। बुक में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसलिए आपने ये पॉइंट को नोट कर लेना है और उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल आप दे देंगे तो डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको नोट कर लें, इसको साथ साथ बुक के ऊपर मौजूद है, आप बस सिर्फ इसको अंडरस्टैंड ही कर लें। कुछ पॉइंट, ये वाला पॉइंट नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 टर्म्स होनी चाहिए। सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। तो उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि हमने उसको कैसे एलेबोरेट करना है। तो इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो every complex number has 2 parts. The first part is called real part. First part is called real part और वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हिस्सा होगा जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, यानी सिर्फ ये वाला x। तो हम इसको सिर्फ x लिख देंगे। रियल पार्ट हमारा कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हिस्सा जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, तो हमने वो सिर्फ x लिख देना है। तो ये रियल पार्ट होगा। इसको नॉर्मली इस तरह भी लिख सकते हैं और आप लिख लें कैपिटल R ई लिख के, कैपिटल R और E स्मॉल लिख के आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम लिखेंगे। अगर उसका नाम Z रखा हुआ है आपने तो REZ ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो पूछ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। तो इक्वल के बाद आंसर इज जस्ट x, कि रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ x है। आई रिपीट दिस पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जाहिर बात है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन उसका पैटर्न ये होगा कि z उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई x प्लस आयोटा y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। अब हमें ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो 2 टर्म है इनको हम क्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इन 2 टर्म्स को हम 2 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम रियल पार्ट है, आप उसको चाहे ऐसे लिख लें, और वो सिर्फ वो टर्म होगी जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, यानी दैट मीन्स ओनली x। या फिर सम टाइम बुक्स में या आपको नोट्स में ऐसे भी मिलेगा कि RE लिख के आगे ब्रैकेट में Z लिखें। Z कौन है? कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू जो उसमें रियल पार्ट बनेगा आयोटा के बगैर वाली टर्म वो x होगी। तो ये रियल पार्ट डिसाइड हो जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट ये है, और उसको हम सिम्बॉलिकली ऐसे लिख लेंगे। सेकेंड नंबर पे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ IMG, आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं IMG, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो टर्म होगी जो आयोटा वाली टर्म होगी, उसमें आयोटा को नहीं हमने लिखना, सिर्फ उसका जो रियल पार्ट है वो लिखेंगे, दैट इज ओनली y। सो y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, ये सिंबॉलिक है, वो IM लिखें सिर्फ। IM का मतलब होगा कि ये इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम लिखें कि वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इक्वल के बाद y लिखते हैं कि ये y जो है वो इमेजिनरी पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट लिखने की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो आई रिपीट दिस थिंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की करने के बाद उसके 1-2 एग्जाम्पल दे दें, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। जब भी आप डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो उसके बाद उसके पार्ट्स की बात आएगी। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट्स, वन इज़ कॉल्ड रियल एंड सेकंड इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा वाली टर्म ना हो मौजूद, तो वो सिर्फ x है इस वक्त इस एग्जाम्पल के अंदर, उसको सिम्बॉलिकली ऐसे भी लिखेंगे। और अगर इमेजिनरी पार्ट बताना होगा तो वो सेकंड नंबर वाला होगा, जो आयोटा का कोफिशिएंट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट लिखते वक्त आयोटा नहीं लिखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्लियर हो गया जी? फॉर एग्जांपल
एक दो एग्जांपल देख लें। मतलब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 उसको जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 5 - 4 आयोटा लिख दिया। ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको क्वेश्चन आ गया है कि ReZ1 का क्या आंसर होगा, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है, तो इसका रियल पार्ट को क्या होगा, वो पार्ट जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है और वो ओनली 5 है, तो 5 जो है वो हमारा इसका रियल पार्ट होगा। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा -4 होगा। आयोटा का कोफिशिएंट लिखना है, इसके अंदर ये बात नोट कर लें कि आयोटा को साथ नहीं लिखना, आयोटा की वजह से उसका नाम इमेजिनरी पार्ट हो गया है। IM भी लिख सकते हैं, IG भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म्स चल जाएंगी। तो ये आप IM के साथ लिख लें इसको, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह एक आधी एग्जांपल के साथ आप उसको दे रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, होपफुली इनको आप एक दफ़ा ज़रा देख लें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो मैं अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसका आंसर आप मुझे देंगे। होपफुली आप उसको नोट कर लें, फिर जब भी इंटरेक्शन होगा आपसे वो क्वेश्चन जो है वो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी से पहले हमने रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मर्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे नेचुरल नंबर सबसे पहले हमने पढ़े, नेचुरल नंबर से आगे होल नंबर 0 ऐड हो गया तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर मर्ज हो गए, होल नंबर आगे इंटीजर्स के अंदर मर्ज हो गए। इसी तरह हम अब ये देखना चाहते हैं कि क्या जो रियल नंबर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले पढ़ा है, क्या वो सेट कॉम्प्लेक्स नंबर में मर्ज हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में आ सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल नंबर लिखा हुआ है 3, इसको नोट में लिख लें। नोट मीन्स कि कोई इंपॉर्टेंट बात है। 3 है, 3 इज़ अ रियल नंबर, 3 इज़ अ रियल। अब हम चाहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, तो हमने ये देखना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है उसका फॉर्मेट क्या है, x + i/y। ये फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो सिर्फ 3 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो 2 टर्म्स के अंदर नंबर फॉर्मेट होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 3 में इस तरह चेंज करेंगे कि वो 3 भी रहे और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में भी आ जाए, यानी हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और वो ओरिजिनल वैल्यू को भी कोई फ़र्क ना पड़े। इस तरह की हम थिंकिंग करके 0 आयोटा उसके अंदर हम एक शामिल ऐड कर देंगे। 0 को किसी भी वैल्यू में ऐड करने से उस वैल्यू को कोई बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह करने से ये बेसिकली 3 लिखा हुआ है, 3 = 3 + 0 आयोटा। इस पैटर्न में लिखने से ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन गया, इसको आप Z कह देंगे। तो एवरी रियल नंबर शिफ्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे क्या रिजल्ट हमें मिलता है कि हम किसी भी नंबर को जो रियल नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 0। तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बाद इससे एक नोट है, नोट नंबर 1, कि जो भी रियल नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में मर्ज कर सकते हैं। ये जो कैपिटल C है इसका मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैपिटल C का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लिख लें। इसको सेकंड नंबर पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो इस सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, इसको आपने ज़रा सोच के आना है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं, कन्वर्स क्या इसका जो है वो ट्रू है या नहीं है, ये आपने सोचना है और इसको आप एज ए असाइनमेंट ले लें। आप इसको नोट कर लें क्वेश्चन को कि क्या रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट हो सकता है, मर्ज हो सकता है। तो इस बेस पे रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कन्वर्स जो है वो इसका ट्रू है या नहीं है, ये हमने जो है वो अब
आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें और जब भी इंटरेक्शन होगा आपसे ये क्वेश्चन हम इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। क्लियर होगा जी, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा होपफुली आप लोगों ने। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद ये नोट है जो कि एज ए एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्या रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट किया जा सकता है। तो आप कहेंगे यस, एवरी रियल नंबर शिफ्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एडिंग 0 आयोटा। तो ये चीज़ आपको बुक के ऊपर पेज नंबर 13 के ऊपर एक नोट के अंदर लिखी हुई मिलेगी। इसको आप एज ए एमसीक्यूज जो है वो इम्पॉर्टेंट लिख लें। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हाउ वी डिफाइन इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हाउ वी डिफाइन इमेजिनरी नंबर। पेज 13 के ऊपर ये डेफिनेशन भी लिखी होगी, आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें और फिर डिस्कस इसको हम फिर बाद में करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक नोट किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो रियल नंबर है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो हमने एक चीज़ देखी। नेक्स्ट है कि हाउ वी डिफाइन इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन लिख लें, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म just b iota for all b belongs to real and iota is equal to square root of -1। थोड़ा सा डिफरेंस है इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स। सम टाइम हम किसी भी आयोटा वाले नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, सम टाइम हम आयोटा प्रेजेंट होने के बावजूद उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहेंगे। सो इमेजिनरी नंबर का पैटर्न है कि उसमें रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, बी आयोटा, सिर्फ ये एक ही टर्म के ऊपर मुश्तमिल होगा और वो आयोटा वाली टर्म होगी। So this type of number is called imaginary number। Example देख लें, just 3 iota, just iota, minus iota। So these are all example of imaginary number। अब इसमें और complex number में क्या फ़र्क है कि इसमें वो real part नहीं है। तो अगर रियल पार्ट एब्सेंट हो तो नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ये एमसीक्यूज़ के अंदर पेपर में आ जाता है, आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं या इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं या नहीं। तो आपने देखना क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त होगा जब दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे और इमेजिनरी नंबर उस वक्त होगा जब सिर्फ आयोटा वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे 3 आयोटा, जस्ट आयोटा, माइनस आयोटा, 1/2 आयोटा। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर। ओके, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया है अभी तक। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिस्कस किए हैं, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था। उसके अंदर हमने उसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं। फिर हमने देखा है कि रियल नंबर जो है वो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। थोड़ा समरी बना रहा हूँ कि हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने क्या कर लिया। नंबर 4 पे हमने इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं हमने उनको डिस्कस किया है। तो ये सारी थ्योरी की चीज़ें हैं। थ्योरी आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह कंप्लीट कर सकेंगे। आपको अलग से किसी ऑब्जेक्टिव बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस थ्योरी के अंदर ही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हीं में से ही आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लास्ट डेफिनेशन हम आज के लेक्चर में देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर के बाद हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह नोट कर लें, एज ए नोट ही इसको आप समझ लें कि एक नोट की फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा।
देन ऑर्डर्ड पेयर मीन्स कि आपने इसको स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 3 लिखना है, फिर कॉमा लिखना है और फिर 4 लिखना है. सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मेट टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3,4. इस फॉर्म में फिर आयोटा आपने नहीं लिखना. सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड आयोटा फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. एक दूसरे के अंदर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं. कभी आयोटा फॉर्म को आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा हमें एक्सरसाइज के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, और कभी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से आप वापस आयोटा फॉर्म में शिफ्ट हो सकते होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लें कि इफ़ वी हैव ऑर्डर पेयर फॉर्म 3,-4. So this can be written in iota form 3-4 iota. तो इस ऑर्डर पेयर को आप आयोटा फॉर्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आयोटा फॉर्म में है तो उससे वापस ऑर्डर पेयर में भी आ सकते हैं. तो इस तरह लिखने को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. इसमें वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी. जो पहले लिखा है वो रियल पार्ट है, जो बाद में लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट. इसके अंदर हम इसको फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 3, जो ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो जो नेक्स्ट वाली वैल्यू लिखी है वो -4 होगी. तो आयोटा फॉर्म में लिखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हो, दोनों फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल है. एक्सरसाइज के अंदर कभी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, कभी आयोटा फॉर्म में लिखा हुआ आएगा. तो हम ज़रूरत के तहत कभी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे, कभी आयोटा फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे. मतलब ये एक ही है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा है. पहला पार्ट रियल है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी होगा. तो आपको नंबर 5 पे हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म को डिस्कस किया है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है. तो ये हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन है कि इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे. पार्ट्स उसके देखे हैं, रियल नंबर का उनसे क्या रिलेशन है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. होपफुली यहाँ तक आप चीज़ों को रिवाइज़ करें. इसको जितना काम किया है कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है. एक क्वेश्चन 6 किया है और ये चंद डेफिनेशंस हैं. आज के लेक्चर के अंदर हमने इनको कंप्लीट किया है. ये कंप्लीट करने के बाद आप इनको रिवाइज़ करें, घर में अपने हैंड आउट्स बनाएँ, ख़ुद से आप लिखेंगे. जितना आप ख़ुद से लिखेंगे उतनी आपकी इस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस होगी. होपफुली कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएँ तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हों, और क्योंकि ये रिवाइज़ होंगे तो आप आगे वाली चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे और उनको समझ लेंगे, और जिससे आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू वेरी मच.